हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज जेपीएससी के प्रीलिम्स में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को, वो है एसपीटी सीएनटी एक्ट। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू डिकोड सिलेबस फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है। जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में 2 पेपर हैं। पहला है पेपर 1, फिर पेपर 2। दोनों ही 200 मार्क्स के हैं और इस पेपर 2 में झारखंड की स्पेशलिटी और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और ये काफ़ी डिसाइडिंग होता है। आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने में इस पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। जेपीएससी ने काफ़ी डिटेल में अपने सिलेबस को रिप्रेजेंट किया है और इस 200 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो माझी परगना शासन से 1 प्रश्न, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न, झारखंड के भूमि संबंधी कानून जिसमें एसपीटी है 5 प्रश्न, फिर सीएनटी से 5 प्रश्न और अन्य राज्य परक कानून से 2 प्रश्न। इसमें विल्किंसन रूल इत्यादि आते हैं। इसी सेगमेंट में मुंडा शासन व्यवस्था भी पढ़ना है, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था एवं जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, और इन सभी से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और झारखंड के भूमि संबंधी कानून से 12 प्रश्न। तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न हुए और 20 गुना 2 यानी 40 अंक के ये पूरा सेगमेंट होता है। और इस पूरे 40 अंक को हम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं संथाल परगना काश्तकारी अथवा भूधारण अधिनियम 1949 यानी एसपीटी, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थात 10 अंक। और इसमें सबसे पहले हम लोग कस्टमरी या रूढ़ी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको माझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग एसपीटी कानून पर जाएंगे, फिर इसके सप्लीमेंट्री प्रोविज़न पर जाएंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री रूल्स जो कि 1950 में बनाए गए थे, उसके बाद एसपी सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 का है, इसे भी पढ़ना ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट नोटिफिकेशंस, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। आप बस इकोनॉमिकल पीसीएस के साथ बने रहें, आपको सारे सेक्शंस को अच्छे से कवर करके पढ़ाया जाएगा। यह इकोनॉमिकल पीसीएस का आपसे प्रॉमिस है। देखिए, यह प्रश्न 7th जेपीएससी में पूछा गया था और अभी इसे पढ़ना भी है। भील पहले स्थान पर, गोंड दूसरे और संथाल तीसरे स्थान पर भारत में क्रमशः आदिवासियों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात इनकी संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। भील पहले स्थान पर है, गोंड दूसरे प्रमुख स्थान पर है और तीसरे स्थान पर संताल है, जबकि पूर्वी भारत में संताल सबसे बड़े आदिवासी समूह है। बात करते हैं स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर उड़ीसा और असम, फिर बिहार में कुछ ज़िलों में है। झारखंड में दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, हजारीबाग, धनबाद एवं सिंहभूम, इन कुछ ज़िलों में संताल पाए जाते हैं। मुख्य रूप से समझें कि संथाल परगना एरिया में संथाल आदिवासी समूह की बहुलता है। देखिए, एसपीटी एक्ट को पढ़ने से पहले इनके कस्टमरी लॉज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनकी रूढ़ी विधि को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं और इसे बिना पढ़े आप एसपीटी एक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसी क्रम में संथाल न्याय व्यवस्था में कुछ ग्राम अधिकारी लोग होते हैं और इन ग्राम अधिकारियों के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। पहला है माझी या प्रधान। माझी वो होता है जो गाँव का मुख्य पदाधिकारी कहलाता है या फिर संरक्षक भी बोल सकते हैं, और इसे केंद्र बिंदु में रखा जाता है और यह गांव का प्रथम अधिकारी होता है। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पारानिक। पारानिक माझी का सहायक, सामान्यतः उपमाझी भी कह सकते हैं इसे। जोग माझी। जोग माझी गांव के वयस्क जनों का संरक्षक। यदि गांव में कुछ वृद्ध जन हैं, उनका जो संरक्षण करता है वो जोग माझी कहलाता है। इसे हम सांस्कृतिक गुरु भी कह सकते हैं। बात करते हैं जोग पारानिक की, तो जोग माझी की अनुपस्थिति में यह कार्य करता है। जोग माझी कौन होता है? तो जोग माझी
सांस्कृतिक गुरु होता है या फिर गांव के वयस्क जनों का संरक्षक। देखिए 7वां जेपीएससी में यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था कि गोडेत के बारे में बताएं। तो गोडेत माझी का आदेशपाल होता है यानी ऑर्डरली, और यह ग्राम सभा के लिए ग्रामवासियों को सूचना देता है और माझी के आदेश की सूचना देता है ग्राम में। नेक्स्ट है नायकी। यह भी जेपीएससी का प्रश्न है, आ चुका है। यह मुख्य पुजारी होता है। गांव के त्योहारों में पूजा संपन्न कराना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है कुदुम नायके। यह नायके का सहायक होता है। और नायके कौन होता है? नायके मुख्य पुजारी होता है। आइए अब बात करते हैं ग्राम सभा के कर्तव्य की। तो संथाल सभा को मोड़े होड़ भी कहते हैं। संथाल भाषा में मोड़े का अर्थ 5 होता है और होड़ से तात्पर्य आदमी से है। और सामान्यतः ग्राम सभा का कोरम 5 व्यक्तियों अथवा पदाधिकारियों से पूरा होता है। जिस प्रकार सदन का कोरम है उसी प्रकार से यहाँ ग्राम सभा का भी कोरम होता है और इसमें कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। और इस तरह के टर्म्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मोड़े होड़ मतलब 5 आदमी या पदाधिकारियों का समूह। गांव में किसी विवाद के निपटारा में इस सभा का बहुत बड़ा हाथ होता है। वर्तमान में संताल लोग भी आधुनिक न्याय व्यवस्था का सहारा लेने लगे हैं। अतः ग्राम सभा के स्वरूप का निश्चय ही क्षय हुआ है, लेकिन साधारण विवादों को सुलझाने के अलावे ग्राम सभा कई और भी कार्य या उन बातों पर निर्णय लेती है। जैसे बात करें घर जमाई की स्वीकृति, दत्तक पुत्र या पुत्री की स्वीकृति, भूमि का दान या अदला बदली, प्रार्थना पर या पारिवारिक विभाजन करना हो तो इन बातों पर निर्णय लेती है। ग्राम सभा लिंग संबंधी आचरण का भी कठोर ढंग से विनियमित कराती है और इसका एक मुख्य कर्तव्य भी है। मात्र सोहराय पर्व में इसमें कुछ रिलैक्सेशन या फिर ढील दी जा सकती है और इसके कुछ निम्नांकित नियम इस प्रकार से हैं। विवाह पूर्व संबंध व्यक्तिगत होते हैं और यदि कोई संबंध बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को विवाह करना होता है और विवाह ना करने की स्थिति में लड़के को दंड देना पड़ता है। नेक्स्ट है लड़की की सहमति के बिना संबंध बनाना अपराध है और बलपूर्वक संबंध की स्थिति में लड़के को दंड देना पड़ता है। विवाहेतर संबंध निषिद्ध है, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। और संथाल व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में गैर संथाल से संबंध नहीं बना सकते हैं। प्रतिबंधित वर्गों में के बीच संबंध निषिद्ध है। देखिए एक कठोर दंड है और इसे समाज से बहिष्कृत करने का भी दंड कहा जा सकता है और यह बिठला कहलाता है। यह प्रश्न के रूप में कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इसे ध्यान में रखना है कि बिठला क्या होता है। तो दंड नहीं चुकाने की दशा में समाज से बहिष्कृत करने का जो उपक्रम है उसे बिठला कहा जाता है। हमारे कस्टमरी लॉज में विवाह सबसे बड़ा संस्कार है और इसी प्रकार से संताल समाज में भी विवाह कई प्रकार के होते हैं। विवाह को बापला कहा जाता है, बापला। और विवाह तो कई प्रकार के हैं लेकिन 7 प्रकार के पारंपरिक विवाह ही मान्य हैं। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है और विवाह के प्रकार आप भली भांति याद कर लें। किरीन बहु बापला। किरीन बहु बापला ऐसा विवाह होता है जिसमें वर द्वारा वधू की कीमत अदा की जाती है। नेक्स्ट है किरीन जवाई बापला। इसमें गर्भवती स्त्री के लिए वर को लाने में लगे खर्च को अदा किया जाता है। नेक्स्ट है टुनकी दिपिल बापला। यह गरीब पुरुषों का विवाह होता है और ऐसे पुरुष जो वधू की कीमत नहीं दे सकते हैं वे इस प्रकार के विवाह का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार के विवाह में वधू अपनी सारी सामग्री छोटे से बांस की टोकरी में रखती है और वर के घर उस टोकरी को सिर पर यानी दिपिल पर रखकर प्रवेश करती है। इसीलिए टुनकी दिपिल बापला इसे कहा जाता है। टुनकी मतलब टोकरी होता है और दिपिल मतलब टोकरी को सिर पर रखना या फिर सिर ही कहा जाता है दिपिल को। नेक्स्ट है संगा बापला। यह विवाह तलाकशुदा स्त्री पुरुष या विधवा एवं विधुर के पुनर्विवाह को मान्य करता है। नेक्स्ट है घरदी जवाई बापला। वैसे माता पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है या जिनके अवयस्क पुत्र हैं तो उस स्थिति में अस्थायी रूप से नॉन परमानेंट है ना, इस स्थिति में घर को संभालने के लिए निवास करने या आश्रय देते हैं।
तो ऐसे वर को अस्थायी घर जवाई की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है घर जमाई बापला। इसे आप घरदी जमाई बापला से कंफ्यूज ना हो। घरदी जमाई बापला है नॉन परमानेंट यानी अस्थायी रूप से, लेकिन घर जमाई बापला में लड़का स्थायी रूप से लड़की के घर निवास करता है। घर जमाई बापला के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस निम्नलिखित हैं। यदि पिता पुत्रहीन हो तभी, या फिर पिता किसी एक पुत्री से विशेष रूप से लगाव रखता हो। तीसरा है लड़की यदि दिव्यांग या विकृत हो। इन परिस्थितियों में घर जमाई बापला की अनुमति होती है। चौथा है पिता यदि अपनी और अपनी भूमि की देखरेख के लिए वृद्धावस्था में किसी व्यक्ति को रखना चाहता हो। पांचवा है पुत्री को अवैध संतान हो। इन सभी परिस्थितियों में घर जमाई बापला अनुमानित है। सातवां विवाह का प्रकार है इतुत बापला एवं तीर बोलोक बापला। इतुत बापला एक जबरन विवाह का प्रकार है और यह काफ़ी रेलिवेंट नहीं है, कम है, बहुत ही कम प्रचलित है। इतुत यानी रंग से चिन्हित कर देना। ऐसे परिस्थिति में यदि कोई वर सिंदूर डाल देता है, लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है, तो इस तरह के विवाह को इतुत बापला कहा जाता है। और तीर बोलोक बापला ऐसा बापला होता है, ऐसा विवाह होता है जिसमें लड़की यदि किसी लड़के के घर जबरन जाती है और अपने आपको उसकी पत्नी घोषित कर लेती है या फिर उस लड़के को अपना पति घोषित करती है, तो इस परिस्थिति में इस तरह के विवाह को तीर बोलोक बापला कहते हैं। और इससे पहले जो रंग से चिन्हित करना, इसे इतुत बापला कहते हैं। इतुत बापला की प्रथा छोटा नागपुर के बिरहोर एवं खड़िया समुदाय में भी प्रचलित है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि संताल समाज में इतुत बापला एक तरह का विवाह प्रकार है और इसे किस और समुदाय में देखने को मिलता है, तो बिरहोर एवं खड़िया समुदाय में। बात करते हैं विवाह विच्छेद के प्रकार की। तो विवाह विच्छेद की भी एक रूढ़ी है और विवाह विच्छेद निम्नांकित आधार पर किए जा सकते हैं, जैसे पर स्त्री गमन या व्यभिचार के आधार पर, पत्नी के डायन होने के संबंध में संदेह होने पर। डायन कुप्रथा आप जान रहे हैं हमारे समाज में व्याप्त है और इसे इस स्थिति में भी विवाह विच्छेद का आधार बनाया जा सकता है। तीसरा है पुरुष के नपुंसक होने की स्थिति में या फिर स्त्री के बांझ होने की दशा में। छड़ोड़ी एक प्रकार का विवाह विच्छेद शुल्क है और विवाह विच्छेद हेतु एक साधारण कृत्य सकाम ओडेक जो है वो संपन्न किया जाता है। सकाम ओडेक, इन सभी टर्म्स को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि यही प्रश्न में पूछे जाएंगे। छड़ोड़ी क्या होता है, तो विवाह विच्छेद शुल्क है। और सकाम ओडेक एक साधारण कृत्य है जो विवाह विच्छेद हेतु किया जाता है। कस्टमरी लॉज में नेक्स्ट है विभाजन यानी पार्टीशन। सामान्यतः संताल अपनी संपत्ति को संयुक्त रखने में विश्वास करते हैं। काफ़ी जॉइंट रहते हैं ये लोग, जॉइंट फैमिली को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कतिपय कारणों से उन्हें कभी कभी बाध्य होकर, जैसे कि कोई मान लीजिए कहीं जॉब कर रहा हो या फिर कहीं बाहर रह रहा हो, तो इस परिस्थिति में तो संभव नहीं हो पाता है रह पाना साथ में, और इस स्थिति में अपने पिता या गांव के माझी से विभाजन के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। गांव के जो प्रधान होते हैं उनको आवेदन देना पड़ता है, उनसे प्रार्थना करना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है। और पिता के जीवन काल में विभाजन सभी पुत्रों के मध्य समान हिस्सेदारी में हो जाता है। लेकिन पिता के जीवित न रहने की दशा में माता के भरण पोषण के लिए एक अंश छोड़ना पड़ता है, यानी एक अंश को छोड़कर संपत्ति का विभाजन समान रूप से सभी पुत्रों में किया जाता है। कस्टमरीज लॉज में बात करते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस की, यानी उत्तराधिकार के नियम की। तो संताल के उत्तराधिकार का नियम काफ़ी पुरुष प्रधान है। इसमें संतालों के अनुसार मात्र पुरुष ही भूमि का उत्तराधिकारी होता है। पुत्र संयुक्त रूप से पिता का उत्तराधिकार ग्रहण करता है। पुत्रियों को किसी भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 24 की उपधारा 2 के अंतर्गत यह विधान है कि संताल विधि के अधीन गोद लेना मान्य है। हम लोगों ने आज एसपीटी एक्ट के अंतर्गत सारे कस्टमरीज लॉज को अच्छे से पढ़ा है, विस्तृत रूप से पढ़ा है। आप इस रिविजिट भी कर सकते हैं। देखिए एसपीटी एक्ट में
टोटल 9 चैप्टर हैं और टोटल 72 सेक्शन हैं और कुछ अनुसूची हैं, जैसे अनुसूची क है, अनुसूची ख है। इन सभी पर विस्तार से चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और एसपीटी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। जहाँ कहीं भी डाउट होगा आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस सेशन को उन सीरियस एस्पिरेंट्स तक शेयर करने की कोशिश करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर सेशन को लाइक नहीं किया है तो काइंडली सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।